नमस्कार। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने उसने ओपेक का साथ छोड़ दिया है। अब इससे क्या हो जाएगा? कोई एक ओपेक से निकल गया, क्या हो गया? ओपेक का नाम भी हमने ढंग से कई लोगों ने नहीं सुना है। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हम पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसा दुनिया में क्या हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये दुनिया की बहुत बड़ी घटना है। ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है। इस घटना का असर दुनिया के हर नागरिक पे पड़ने वाला है, हर सरकार पे पड़ने वाला है और इसके जो प्रभाव हैं वो मल्टी लेयर्ड हैं। देखने में एक सामान्य घटना, एक संगठन से किसी का अलग हो जाना, जैसे कि आशुतोष ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, अलग पत्रकारिता करने लग गए, लेकिन वैसा नहीं है। एक देश के ओपेक से बाहर निकलने के कई मायने हैं और उन मायनों का सीधा संबंध मुझसे, आपसे और इस दुनिया से है। आज हम इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी ओपेक इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसमें ओपेक प्लस करके एक बड़ा संगठन बनता है जिसमें अगर रूस को भी शामिल कर लें तो ओपेक प्लस से भी उन्होंने हाथ झाड़ लिया है। तो इससे अब क्या होने वाला है? यूएई के अलग होने से कितनी बड़ी ये घोषणा है, इस घोषणा से क्या बदलने वाला है? मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज का यूट्यूब चैनल। देखिए, पहले दुनिया की तस्वीर समझिए। ओपेक मतलब जो तेल, नाम से ही पता चल रहा है, जो तेल का उत्पादन करने वाले देशों का संगठन। एक ज़माने में दुनिया का 90% तेल ये लोग दुनिया को बेचा करते थे। अब ये 50% पे आ गए हैं। कैसे आ गए हैं इसको भी समझेंगे। तो इस संगठन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आप जानते हैं दाम किसी भी चीज़ का कम या ज़्यादा होता है, तो उस दाम को नियंत्रित करने का इन्होंने एक सिस्टम बना लिया था। जैसे कि अगर इनको लगा कि दाम गिर रहे हैं ज़्यादा तो ये सब लोग अपना अपना तेल कम प्रोड्यूस करने लगते थे, यानी कम तेल निकालेंगे साहब हम। जब आप तेल कम निकालेंगे तो मार्केट में तेल की कमी हो जाएगी, यानी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम हो जाएगी तो दाम बढ़ जाएगा। एक तरह से तो ये मार्केट मैनिपुलेशन है, सिंडिकेशन है और इसके ज़रिए दुनिया को लूटने का एक कारोबार है। लेकिन व्यापार की दुनिया लूटने वालों का ही संगठन है। व्यापार ईमानदारी से होता कहाँ है? तो ये संगठन जो हैं वो इस तरह से प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अब समस्या एक आ रही है कि ये जो देश हैं जो इस संगठन को चलाते हैं उसके अंदर से अगर यूएई निकल जाता है तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ सोचने वाली बातें हैं। अगर यूएई निकल जाता है तो वो निश्चित तौर पे इनका जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको कमज़ोर करेगा, यानी सब मिलके दाम कम ज़्यादा करते रहते हैं दुनिया का, उसको कंट्रोल करेगा। तो एक बड़ा जो एक तंत्र था वो टूट गया। अब होगा क्या? इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कई संभावनाएं। उन संभावना पे आने से पहले समझ लें कि यूएई ने छोड़ा क्यों। यूएई का कहना यह है कि हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, तेल पैदा करने की क्षमता बढ़ाने वाला, नए कुएं बनाए, सब कुछ बनाए, पर ओपेक का सदस्य होने के कारण हमारा एक कोटा तय है कि आप इतने % तेल ही पैदा करोगे। भाई सारे देशों ने अपना अपना कोटा तय कर लिया है कि तुम इतना % करोगे, तुम उतना % करोगे, तुम उतना % करोगे। यानी अगर उत्पादन गिराना है तो सब लोग अपना उसी अनुपात में गिराएंगे, उसी अनुपात में बढ़ाएंगे। इसका कहना यह है कि भैया अब हमारा जो कोटा है उससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमने लगा लिए नए कुएं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लिया। और अभी ये जो पूरी उठापटक हुई है गल्फ वॉर वाली, उसके बाद हमारी आमदनी और गिर गई है। तो हमारे देश को आर्थिक रूप से रिकवर करना है तो हमको ज़्यादा तेल बेचना पड़ेगा। उतने तेल के मुनाफे से हमारा काम चलने वाला नहीं है। ओपेक ने इसको जो कोटा दिया हुआ था 3 से 3.5 मिलियन बैरल का था एक दिन में, ये ले जाना चाहता है उसको 5 मिलियन तक, यानी सीधे सीधे
आप ये समझ लो 30% ये अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। इसको बढ़ने से क्या होगा कि जाहिर बात है कि मार्केट में जब ज़्यादा तेल आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो दाम गिरेंगे। अब दाम गिरेंगे तो ये जो इनका बॉस है ना, डॉन है, वो है सऊदी अरेबिया, सारे देशों का। तो सऊदी अरेबिया क्या करेगा? अब या तो उस दाम को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फिर अगर ये सस्ता बेचेगा तो इसके पास ज़्यादा ग्राहक जाएंगे, तो कंप्लीट करने के लिए सऊदी अरेबिया भी कम कर देगा दाम। सऊदी अरेबिया दाम कम कर देगा तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये होगी कि सऊदी अरेबिया की आमदनी कम हो जाएगी, और सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं, ओपेक के बाकी देश भी तो हैं। जब कंपटीशन होगा तो सब पे लागू होगा, तो इनकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाएगी। जब आमदनी कम होगी खर्चा नहीं निकलेगा, खर्चा नहीं निकलेगा तो संकट होगा, इसलिए सऊदी अरेबिया परेशान है। पर इससे भी ज़्यादा परेशान अमेरिका होने वाला है। वो कैसे होने वाला है उसको समझेंगे, उससे पहले ये समझें कि परेशान इनके अपने बीच के बहुत सारे देश हो जाएंगे। जैसे नाइजीरिया है, इराक है, ये बहुत थोड़ा थोड़ा तेल पैदा करने वाले देश हैं। अगर दाम घटेगा तो वो तो थोड़ा सा ही तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी तो अर्थव्यवस्था और चौपट हो जाएगी। अच्छा, यूएई की बात यह है कि वो अगर तेल से कमाता है तो बाकी चीज़ों से भी कमा रहा है। उसका मकसद दूसरा है, वो अपनी एक पाइपलाइन पे काम करना चाहता है, जिसके लिए उसको ज़्यादा तेल बेच के ज़्यादा पैसे लाने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो हार्मुज के टंटे से बाहर निकलना चाहता है। और ये पाइपलाइन हार्मुज के बाहर आके टर्मिनेट होगी, जो अबू धाबी से चलेगी और समुद्र में आएगी। कहाँ आएगी? फुजेरा तक। फुजेरा तक कहाँ पे? फुजेरा कहाँ पे है? ऐसे समझिए कि ये पूरी समझिए फारस की खाड़ी, उसके बाद हरमुज जलडमरू मध्य, उससे जैसे ही बाहर आओगे तो दाहिने हाथ पे ईरान है और बाएं हाथ पे फुजेरा है। एक छोटा सा हिस्सा है जो इनके पास में है, यूएई के पास में। तो कह रहा है वहाँ से मैं सीधा वहाँ पाइप ले जाके तेल ले जाऊँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी उसको पैसे चाहिए। तो अब पेच जो फंसा वो ये फंसा कि दाम दुनिया में तेल के कम होने की स्थिति बन रही है। दूसरा, हो सकता है कि बाकी ओपेक के देश कहें इसको जिस दाम में बेचना है बेचने दो, हम भी अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं, कम तेल पैदा करेंगे पर दाम मेंटेन रखेंगे। जब तेल कम पैदा करेंगे तो उससे भी कमाई कम होगी, जाहिर बात है, कम माल बिकेगा, कम मुनाफा होगा, भले ही उसका दाम ज़्यादा हो। और ऐसे में एक तस्वीर लगती है कि भैया सभी कम करेंगे। जब सभी कम करेंगे तो पहले अमेरिका पे आते हैं, फिर बाकी दुनिया पे आएंगे। भारत के ऊपर कैसा असर पड़ेगा इसको भी समझेंगे। अगर एक बैरल तेल का दाम $50 के आसपास पहुंच जाता है नीचे आके, जो 60-60 तो वैसे ही पहुंच जाता है अभी तक, जब तक ओपेक तब भी पहुंच जाता था, तो दुनिया में जो दो उत्पादक हैं जिन्होंने, जब भी पहले बताया ना 85-90% तेल को दुनिया के ओपेक देशों के हाथ में था, जिन लोगों ने उसको तोड़ा उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है अमेरिका और दूसरा है कनाडा। ये दोनों ओपेक का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत सारा तेल प्रोड्यूस करते हैं और ओपेक के बाहर तेल का इनका कारोबार है। अमेरिका इनडायरेक्टली सऊदी अरब के जरिए ओपेक के प्राइस को मेंटेन रखता था, 65, 70, $80 से नीचे नहीं जाने देना है। क्यों? उसके पीछे कैच ये है कि अमेरिका में जो तेल पैदा होता है, मैंने एक बहुत एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कैसे ज़मीन के अंदर, चट्टानों के अंदर से फंसा हुआ तेल निकाला जाता है। पूरी एक टेक्निक है, और वो तेल निकालने का तरीका और ये जो खदान तेल निकलता है आपका तेल के कुओं से, दोनों फ़र्क है। वो ऑयल कहलाता है शेल ऑयल। शेल ऑयल मतलब एक खास तरह की चूने पत्थर जैसी चट्टानें होती हैं। वो दिखने में पत्थर लगता है, लेकिन पत्थर वो जालीदार पत्थर होता है, फोम की तरह या कहें स्पंज की तरह। उस जालीदार पत्थर के अंदर छोटे छोटे कैविटीज़ में तेल फंसा होता है। ख़ास तकनीक से ये उसके अंदर ड्रिल करके अंदर ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट करने से उसके छोटे छोटे शेल टूट के बड़े होते हैं, फिर वो तेल निकलता है, उसको ये निकाल के बाहर लाते हैं। जब आप तेल को बाहर निकाल के लाते हैं, उसके बहुत तरीके हैं। तेल गाढ़ा होता है तो एक तरफ से अंदर नीचे पेट्रोल डाला जाता है, उस पेट्रोल से उसको पतला किया जाता है, फिर उसको बाहर निकाला जाता है। बहुत टेढ़ी टेक्निक है वो। तो जब टेढ़ी टेक्निक होगी तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो अमेरिका का जो शेल ऑयल है वो उनको अपने देश में
$50 के करीब पड़ता है। उससे सस्ते में वो डिग नहीं कर सकते। तो अमेरिका का पूरी दुनिया में जो शेल ऑयल का खेल है वो ये है कि वो ऑयल क्राइसिस पैदा कर देते हैं। जैसे रूस पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। रूस पे प्रतिबंध लगाने के बाद में उनको यूरोप में मनमाने दाम में खूब सारा तेल बेचने का मौका मिला। शेल ऑयल वाला उनके ग्राहक मिलते चले गए। इसी तरह से वेनेजुएला में संकट हुआ, क्राइसिस हुआ, तो उसका फायदा उठा के इन्होंने तेल बेचना शुरू कर दिया। यानी दुनिया में कहीं ना कहीं से तेल का संकट पैदा करके रखते हैं। अभी भी देखिए ईरान वाला चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है आ जाओ हमारे यहाँ से तेल ले जाओ, जिसको जितना चाहिए खरीद लो तेल। इतना महंगा तेल कर दिया है कि इसके अपने यहाँ पे अपने देश में लोगों को तेल अफोर्डेबल नहीं है। तो आप सोचो $50 का पैदा करके अगर $113 का दाम रखेंगे, दुनिया के बहुत सारे तेलों का देशों का तेल बाहर नहीं आने देंगे तो इनका माल बिकेगा। तो पूरे जो ओपेक कंट्रीज हैं ज़्यादातर को तो एक्सप्लॉइट किया हुआ है इसने। अब इस सिचुएशन को समझ गया, और जब इस सिचुएशन को आप समझते हैं तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर सऊदी और यूएई के बीच में कंपटीशन होता है और दाम $50 का एक बैरल हो जाता है तो अमेरिका का टेंशन बढ़ जाएगा, सरदर्द बढ़ जाएगा। ऑयल के फ्रंट पे वो बुरी हालत। जाहिर बात है, अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का ऑयल अकेला आधार तो नहीं है ना, लेकिन आप सोचिए हथियार और तेल दोनों का ही तो खेल चल रहा है। वरना क्या जरूरत थी ईरान से जाके पंगा लेने की अचानक? भाई ये परमाणु तो बहाना था उनका, वो तो साफ समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं बाकी देशों पे। यूरोप का पूरा विकास रुका हुआ है, पूरा औद्योगिक विकास छिन्न भिन्न हो गया है। वहाँ की ऑटोमोबाइल कंपनियां दूसरे देशों में फला जगह जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ऊर्जा बहुत महंगी हो गई है। जाहिर बात है उनके यहाँ पे गैस उनकी प्रायोरिटी रहती है, लेकिन गैस नहीं भी होने पर अगर सस्ता तेल मिल जाए, जैसे कि वो शेल ऑयल महंगा महंगा खरीद रहे थे, तो उनके लिए बड़ी राहत की खबर होगी इस कंपटीशन से। इससे भी बड़ी चीज़ और वो ये भारत जैसे देशों के लिए। आप सोचिए हम 85% दुनिया से तेल आयात करते हैं। हमारे यहाँ हमने तेल का खर्चा करने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। अगर आप ट्रैवल व्लॉग देखते हो, दुनिया भर के देशों का हाल देखते हो, गाड़ियों की इतनी भीड़ कहीं नहीं है उन देशों के अलावा जिनके ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। आप चले जाओ, इटली में चले जाओ, यूरोप में कहीं भी चले जाओ, ऐसी गाड़ियां नहीं दिखेंगी भर भर की। क्यों? भारत ने गाड़ियों के हिसाब से ही पूरी अपनी व्यवस्था बना दी है। बड़े बड़े हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, उनमें पैसा फूंक देंगे। क्यों? गाड़ियों के लिए इकोसिस्टम बने। खूब सारा बैंक फाइनेंस देंगे, गाड़ी खरीद लो। शहरों के अंदर गाड़ी 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 गाड़ी, आदमी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हवा जहरीली हो गई है पर गाड़ियां बेची जा रही हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी से दुनिया की बड़ी ताकतों को फ़ायदा होता है। कैसे फ़ायदा होता है? ये जो गाड़ी आप देखते हैं, एक एक गाड़ी के अंदर लगने वाला जो ईसीएम होता है, किसी गाड़ी में 50,000, किसी गाड़ी में 1,00,000 रुपए की रॉयल्टी, केवल उसमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसको डिजाइन करने की रॉयल्टी है। ईवी में जितने सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं इसको कंट्रोल करने वाले, उन पे भी मोटी रॉयल्टी जाती है। और दुर्भाग्य से हमारे देश के उद्योगपति, चाहे महिंद्रा हो, चाहे कोई भी हो, टाटा हो, ये लोग अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बजाय उस गुलामी के तंत्र में ही घुसे रहते हैं। क्योंकि इनको भी पता है जहाँ मैंने अपना डेवलप किया, पता नहीं मेरा क्या क्या हो जाएगा। मेरी गाड़ियाँ विदेशों में नहीं जाएंगी, हो सकता है मेरी सरकारी कुछ खेल कर दे। तो गाड़ियों के ज़रिए भारत बुरी तरह फंसा हुआ है। वहाँ बहुत गाड़ियाँ हैं और जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ, उतना ज़्यादा हम तेल के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा ये समझ लें कि अगर हमको ये जो तेल 115 का मिल रहा है, $115 का एक बैरल, ये 50 का मिलने लग जाएगा, 40 का मिलने लग जाएगा, तो भारत के डॉलर का हाल समझिए। हम तेल डॉलर दे के खरीदते हैं, इसलिए डॉलर आसमान पे है। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, हमारी चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि हमारी ऊर्जा की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। गाड़ियाँ ही नहीं, हमारे उद्योगों को आने वाला तेल भी सस्ता पड़ेगा। यानी हर तरफ से ये हमारे लिए राहत की बात हो सकती है। पर इसका एक और पहलू भी है, क्योंकि मैंने कहा ना बहुत परतें हैं। इतनी परतें हैं कि आप समझ नहीं सकते कि ये लिक्विड जो है किस दिशा में है, पारा है, किधर लुढ़क जाएगा कोई नहीं जानता। अब एक तरफ
ये चीज़ें हैं। दूसरी एक व्यवस्था और समझिए, दुनिया में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जो दुनिया का एलीट है, दुनिया पे राज करने वाले, दुनिया को चलाने वाले देश हैं, उन देशों को ये समझ में आ गया कि भाई हमको रॉयल्टी तो आती है, मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर से या टेक्नोलॉजी देने से, तेल से हमको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। और तेल का अगर चक्र ख़त्म कर दिया जाए पूरी दुनिया में, तो हम जो है वो राज कर सकते हैं आराम से। हम यहाँ बैठे रहेंगे, एक कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर लिखा जाएगा, उस सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया के देशों को ज़बरदस्ती बेचेंगे। अब वो ज़माना चला गया। अब तो दुनिया में आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करो, अरबों खरबों रुपए दुनिया से आप समेट लो। अरे भाई, तूने 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे, 20 लाख लगा दिए होंगे, 50 लाख लगा दिए होंगे उसको बनाने में, इससे ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन नहीं है। दवा की एक डेट हो सकती है एक्सपायरी, पेटेंट खत्म होने की, फोटोशॉप की क्यों नहीं हो सकती है, या किसी और सॉफ्टवेयर की क्यों नहीं हो सकती? उसकी रॉयल्टी चलती रहती है, उसमें थोड़ा सा बदलाव कर देता है, कहता है मेरा लेटेस्ट है, अभी तो चलेगा। और ये भारत जैसे देशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर सॉफ्टवेयर बेचने पे टैक्स भी नहीं देते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, इस तंत्र ने कहा कि भैया तेल का चक्कर ही हटाओ, हम इसी से कमा लेंगे। तो पूरी दुनिया में आपने देखा एक बयार चली बाइडेन के टाइम में। हम वो जो पेरिस डिक्लेरेशन आया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको स्क्रैप करके फेंक दिया कि नहीं, हम तो कोयले से बिजली बनाएंगे, हम डीजल पेट्रोल से चलाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा कि जब हमारे यहाँ इतना सारा शैल ऑयल हो रहा है तो हमको क्या ज़रूरत है ईवी शीवी के चक्कर में पड़ने की। क्योंकि ईवी के चक्कर में पड़ने का मतलब ये है, सोलर एनर्जी के चक्कर में पड़ने का मतलब ये है कि चीन की टेक्नोलॉजी दुनिया में बिकने लगेगी। तो ऐसे में अगर तेल का दाम ज़्यादा डिस्टर्ब करता है तो लॉन्ग टर्म में दुनिया अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देने लगेगी। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो ईवी की तरफ चला गया, रेलगाड़ियां उसने बिजली से चलानी शुरू कर दी हैं, तो तेल की डिमांड कम होती जा रही है। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंसी, सब बातें हो रही हैं। तो अगर ऐसे में इन तेलों ने पैसा वसूल नहीं किया, इन देशों ने जो तेल बनाने वाले हैं, तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो यूएई ये सोचता है कि भाई मैं अगर तेल ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बनाता रहूँगा तो मैं ज़्यादा कमाई कैसे करूँगा? तो मैं तो भैया अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा, प्रोडक्शन बढ़ा के पाइपलाइन। अब दिक्कत ये है कि ये जो पाइपलाइन डाल रहा है फुजेरा तक की, देखने में सरल लग रहा है, लेकिन आप सोचिए कि ये पाइपलाइन डलने की जो लागत आएगी, आते आते ये दुनिया में जो रिवॉल्यूशन चल रहा है ईवी का, इसका उसका, जिसको चाइना पुश कर रहा है, और चाइना बहुत मायने रखता है दुनिया में इस समय, तो तेल के दाम में प्लेट्यू आ सकता है। प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? पठार, हिंदी में उसके लिए पठार शब्द है। मतलब बढ़ते बढ़ते, चढ़ते चढ़ते फिर एक सीधी लाइन आ गई। यानी जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप वजन कम करते 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 एक जगह प्लेट्यू आ जाता है, यानी वजन कम होना बंद हो जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। तो ये जो तेल के दाम में अगर प्लेट्यू आया या तेल का दाम गिरा तो क्या होगा? यूएई कह रहा है जो होगा देखा जाएगा, पहले हम अपना दाम कम कर लेंगे, बात खत्म हो गई। वो इस पे खेल रहा है कि हम तेल निकालो, बेचो, तब तक तेल का खेल खत्म हो, अपना माल समेट लो, और समेट लो और उस पैसे से अल्टरनेटिव इकोनॉमी डेवलप करो अदर देन ऑयल, जैसा कि यूएई ने किया है। टूरिज्म पे फोकस है उसका, ऐसा बना दो कि पूरी दुनिया देखने आए एक बार कि भैया दुबई कैसा है। तो ये पूरा का पूरी जो जानकारी है, ये इससे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये एक देश का एक छोटा सा फैसला कि वो ओपेक से बाहर निकलने वाला है, पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आर्थिक हिसाब किताब लगाया। ये जो गुंडे हैं ना बड़े बड़े दुनिया के, ये केवल इतने से नहीं मानने वाले हैं। वो अपनी सैन्य, देखिए ना आप, वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करके और उसके राष्ट्रपति को उठा ले गए। ईरान के तेल की सप्लाई बंद करने का प्लान था, एक तरह से ईरान को कर दो, उसका तेल आना बंद हो जाए। जैसे ही दोनों जगह का तेल बंद हुआ, डोनाल्ड ट्रंप खूब सारा शेल ऑयल बेचने लगता। ईरान ने खेल कर दिया, उसका सिस्टम उनके काबू में ही नहीं आया।
और अभी तक काबू में नहीं आ रहा है और ना भविष्य में काबू में आने वाला है। उसने सब कुछ डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। तब क्या करेंगे ये? तब इनको लगा कि ठीक है बेटा, अब हम सभी का बंद कर देते हैं। अब इन्होंने सभी का बंद कर दिया। लेकिन जो भी है, ये खेल तेल का है। जिस तरह से ये गुंडागर्दी चल रही है, इस तरह की गुंडागर्दियां पूरी दुनिया में होने लगेंगी, अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये लोग केवल एक ही चीज जानते हैं, बल प्रयोग की भाषा। इनका दिमाग लट्ठ की तरह होता है। ये केवल ताकत से जीतते हैं दुनिया को। उस तरह के लोग भी सक्रिय होंगे। वो शांति अशांति की बहुत सारी परतों में चीज़ें विकसित होंगी, लेकिन उस स्तर तक जाने से ये बहुत छितरा जाएगा एनालिसिस। बहरहाल जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अब आने वाले समय में तेल का दाम गिरने से कोई नहीं रोक सकता। तेल का दाम गिरेगा तो जो लोग कंज्यूमिंग कंट्री हैं उनको लाभ होगा, जो प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनका फ़ायदा ऐसे हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा सप्लाई करेंगे, लेकिन जो कम प्रोड्यूस करने वाले देश हैं, नाइजीरिया है, इराक है वगैरह वगैरह, ये संकट में पड़ने वाले हैं, यमन वगैरह। और कनाडा जैसे देशों की अर्थव्यवस्था का एक मोटा हिस्सा बन चुका है तेल। अमेरिका का शेल ऑयल का पूरी इंडस्ट्री धीरे 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 करके, अगर 2-4 साल नहीं हुआ, देखिए जो चट्टान को तोड़ के फ्रैक्चर करने का, छेद करना, एल शेप में करना, एल शेप में छेद करके ऊपर फ्रैक्चर करना चट्टानों, वहाँ से तेल नीचे आएगा। फिर वो गाढ़ा तेल होगा, उधर से दूसरा छेद डाल के उसके अंदर उनको पतला करने के लिए कुछ डालना, पेट्रोल, आमतौर पे पेट्रोल डालते हैं, फिर उसको निकालना। तो ये जो महंगा प्रोसेस है, इसकी ड्रिलिंग बंद हो जाएगी। यानी दुनिया में जो ऑयल की सुप्रीमेसी है अमेरिका की, वो खतरे में पड़ जाएगी। अगर 3 साल भी 50 के आसपास तेल रह लिया, काम तमाम। और अभी रूस पिंजरे में बंद शेर है, जिस दिन वो बाहर आएगा और तेल का दाम गिरेगा। तो जो भी है, अब वेनेजुएला के कुएं भी अब धीरे धीरे जिंदा होने लग जाएंगे, तैयार होने लग जाएंगे। तो जो भविष्य दिख रहा है वो ये कि तेल का दाम बहुत कम होने वाला है, ऐसा लगता है। लेकिन तब तक क्या होगा पता नहीं, क्योंकि अभी कितना भी दाम कम कर ले, यूएई बाहर निकल जाए, कुछ निकल जाए, तेल तो वहीं से लाना है जहां अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है। अब अमेरिका ब्लॉकेड हटाएगा या ना हटाने के बहाने ढूंढता रहेगा, इसको कोई नहीं जानता। पर इतना पक्का है कि आपको मालूम पड़ गया सरल तरीके से कि ओपेक से यूएई के हटने का मतलब क्या है। नमस्कार, जय हिंद।